नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो नई बुक चल रही है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसका हम पाठ नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। चित्रकला हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोक कला कंप्लीट करेंगे और ये पाठ भी कंप्लीट करेंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि लास्ट में पाठ पूरा होने के बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे द्वारा जितने भी अपलोडेड इस किताब की वीडियो है और नहीं देखे तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट है इसकी राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति नाम से, वो मिलेगी जहाँ पर हमारे अब तक इस किताब के जितने भी अपलोडेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, लोक कलाएँ। लोक कला किसे कहते हैं कि आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब वह अपने स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किए जाते हैं तो वह लोक कला। यानी आम इंसान है, बिना कोई तामझाम यानी ना कोई साज सजावट है और न ही कोई प्रदर्शन है, से जब वह अपनी स्वाभाविक कलाकारी यानी जो कलाकारी उसके स्वभाव में है, जैसे चित्र बनाना है, संगीत है, नृत्य है आदि को पेश करता है तो वो कहलाती है लोक कला। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुत करता है। यानी ये जो लोक कला होती है वो संस्कृति की वास्तविक वाहक यानी संस्कृति की वाहक होती है और वह प्रस्तुत करता भी होती है यानी उसको पेश करने वाली भी होती है। जैसे राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ हैं जिसमें पहली है सांझी। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। यानी सांझी जो है कब बनाई जाती है? दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवार पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है वह उसको पूजन करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती है वो क्या करती है? सफ़ेद जो पुती हुई दीवार होती है उसे 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है और उसकी पूजन करती है। इसे सांझी, संझूली, सांझूली, शिंजी, सांझ के होंजी, होंजा आदि कई नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्ती आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्राकर्षक आकृति बनाती है। यानी जो कन्या होती है वो पहले से गोबर से जो रेखाएं उकेर लेते हैं, उसके अंदर जो कांच के टुकड़े हैं, मोती है, चूड़ी है, कोड़ी है, पत्थर है, पंख है, कपड़ा है, कागज है, लाख है और फूल पत्ती आदि द्वारा दमकती हुई एक रंगीन चित्राकर्षक एक आकृति बनाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर और घर की कामना के लिए कन्या पूजन करती है। यानी जो सांझी है इसको माता पार्वती का रूप माना जाता है और अच्छे वर और घर के लिए कन्या इसका पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं। यानी पहले से 10वें दिन या तो 1 बनाए जाते हैं या 2 प्रतीक बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी रचना करती है। अंतिम के जो 5 दिन होते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी सांझी की रचना करते हैं जिसे सांझा कोट कहते हैं। पहले दिन जो है सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए जाते हैं। दूसरे दिन जो है 5 फूल बनाए जाते हैं। तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है। चौथे दिन हाथी सवार बनाए जाते हैं। 5वें दिन चौपड़ बनाए जाते हैं। 6ठे दिन स्वास्तिक बनाए जाते हैं। 7वें दिन घेवर बनाए जाते हैं। 8वें दिन ढोलक या नगाड़े बनाए जाते हैं। 9वें दिन बांदरबार बनाई जाती है। 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 जो सांझा कोट है उसमें जो है बीच में सबसे बड़ी आकार सांझी माता व मानव पशु प्रकृति आदि का जो है चित्रण किया जाता है। अगली जो लोक कला है वो है मांडनी। मांडनी दीवार को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। जो मांडनी बनाए जाते हैं वो दीवार को सजाने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी यानी दहलीज है, चौखट है, आंगन है, चबूतरा है, चौक है जहाँ गढ़े रखने का स्थान है, पूजन स्थल है आदि पर ये मांडनी बनाई जाती है। यानी जो मांडनी अंकित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ साथ ही गलीचा है, मोर मोरनी है, गमले हैं, कलिया है, बांदरबार है, बच्चे के जन्म पर गलीचा बनाना, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रावण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर घेवर, लहरिया, चौंक, फूल आदि विशेष रूप से बनाई जाती है। ये सारे क्या मांडने। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौटा तो इस खुशी में पुष्कर, पेड़ी तथा पंथवारी मांडी जाती है। यानी कोई भी तीर्थ यात्रा कर सकुशल लौटा जाते हैं उसमें क्या माना जाते हैं? एक तो पुष्कर की पेड़ी और पंथवारी मांडी जाती है। मांडनों में जैसे त्रिकोण है, चतुष्कोण है, षटकोण है,
अष्टकोण है, वृत्त आदि आकृतियाँ बनाई जाती हैं। त्रिकोण भी बनाया जाता है, चतुष्कोण भी बनाया जाता है, षटकोण भी, अष्टकोण भी और वृत्त आदि आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। ये मानदंड अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली की अद्भुत संरक्षण है। यानी ये जो अंत सरल भी होते हैं और ज्यामिति यानी ज्यामितीय शैली है उसका भी मिश्रण होते हैं। अगली है फड़। देखो भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिप्पा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किए जाते हैं। यानी जो भीलवाड़ा है इसके शाहपुरा कस्बे की छिप्पा जाति के जोशी चित्रे जो है पट चित्रण करते हैं, यानी पट चित्रण करते हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार, यानी जो श्रीलाल जोशी है इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ बोपों के लिए निर्मित किए जाते हैं। जो फड़ है ये बोपों के लिए निर्मित किए जाते हैं। ये बोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंत्र वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। यानी जो फड़ होती है वो कहते हैं कपड़े के ऊपर, मतलब एक जो कपड़ा होता है उसके ऊपर मतलब विविध आकार पर कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार के मतलब देवी देवताओं की या लोक देवताओं की जो है आकृतियाँ बनाकर उनका जीवंत चित्र बनाया जाता है। इस प्रकार के होते हैं। तो जो भोपे होते हैं वो कहते हैं या तो रावण हत्था या जंत्र वाद्य यंत्र की धुन पर कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। यह लोक नाट्य, गायन, वाद्य, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा समय है। यानी ये जो लोक नाट्य भी है, गायन भी है, वाद्यन और मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का भी एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों एवं उनसे संबंधित चित्रकारों को चित्र किया जाए। इसमें जो लोक देवताओं के जीवन है, उनके प्रसंग है और उससे संबंधित अनेक जो उनके चमत्कार हैं उनको दिखाया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। यानी जो चित्र है इसमें जो प्रमुख आकृति है इसको सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य आकृतियाँ में उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है। यानी जो अन्य आकृतियाँ हैं उसके अनुपात में क्या है, थोड़ी छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। यानी जो रंगों का प्रतीकात्मक जो प्रयोग है ये जो भाव है इसको अभिव्यक्त करने में जो है सहायक है। जैसे देवियाँ नीली, देव लाल, राक्षस जो है काले, साधु सफ़ेद पीले, सुंदरी एवं लाल रंग शौर्य व वीरता का प्रकार। मतलब इस प्रकार के मतलब अगर देवी है उसको नीले रंग से, देव को लाल, देवता के लाल रंग से, राक्षस को काले रंग से, साधुओं को सफ़ेद या पीले रंग से, सुंदर व लाल रंग जो है शौर्य व वीरता के प्रतीक है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कत्ते 2 सूती कपड़ों रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कल्फ किया जाता है। यानी सबसे पहले फड़ बनाने क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो मोटे हाथ कत्ते होते हैं, यानी हाथ काटने वाले 2 सूती कपड़े रेजी या रेजा पर जो गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर उसका कल्फ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर एकदम उसे समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से जो चित्रण, यानी या तो 5 या 7 रंगों से पर चित्रण किया जाता है। रंग में जो गेरू है, हिरमिच है, जांगल है, हरताल है, प्योड़ी है, सिंदूर है, हिंगलू है, काजल, चूना और नील आदि इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग जो है कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम जो रेखाएं हैं खुली करने के लिए काले रंग से की जाती है। आगे हैं पान्ने। देखो राजस्थान में अलग अलग उत्सवों और त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र जो है पान्ने कहे जाते हैं। राजस्थान में अलग अलग जो उत्सव त्योहारों पर देवी देवताओं जो कागज पर चित्र है इसको पान्ने कहते हैं। दीवाल चित्रों के विकल्प इन रूप में इन पानों पर चढ़ेंगे। जो दीवाल चित्र है इनके विकल्प के रूप में इन पानों का प्रयोग हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयोग, यानी ये जो पाने होते हैं ये सस्ते होते हैं इसलिए उन्हीं को खरीद कर समय अनुसार प्रयोग होते हैं। राजस्थान में जैसे गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के जो पाने हैं वो प्रचलित है। राजा श्रीनाथ जी का पाना है जो सबसे अधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। यानी जो श्रीनाथ जी का है पाना इसमें 24 श्रृंगारों का जो है चित्रण किया गया है। अगला है कावड़। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खोरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। ये जो कावड़ बनानी है चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खोरादिया जो परिवार है उसका पुश्तैनी व्यवसाय, यानी बहुत पुराना पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के जो पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री है, इन्होंने अपने कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखने हेतु कई नई प्रयोग भी किए हैं। यानी जो इनके जो पारंपरिक कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री, उन्होंने अपनी जो कावड़ परंपरा है इसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं।
इनके बने जो कावड़े हैं वो देश विदेश के कई संग्रहालयों में शोभा बढ़ा रही है। इनके जो बने कावड़े हैं तो वो देश विदेश के कई जो म्यूजियम है उनमें रखी है। कावड़ जन जीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वास से जुड़ी, इनका वाचन श्रवण कर लोगों को श्रद्धान्वित हो जाने वाली और मनमाना दान करते हैं। यानी जो कावड़ होते हैं ये जनजीवन की धार्मिक आस्था का भी और विश्वास से जुड़ी है, और लोग इनका वाचन और श्रवण करके लोग श्रद्धान्वित होते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कला करते हैं। यानी कावड़ क्या है, एक मंदिर के आकार की एक काष्ठ कला करती है जिसमें कई द्वार बनते हैं, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वार या कपाटों पर चित्रण की तरह, यानी जो इतने भी द्वार है या जो कपाट है उस पर चित्र बने होते हैं। कथावतन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं, यानी जब जो कथावतन होती है ये कपाट खुलते जाते हैं। अंत में जो राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियाँ इसमें दर्शित होती हैं। कावड़ जो है लाल रंग से रंगी जाती है। इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का जो चित्रांकन किया जाता है। इसी से महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण मिलता है। साथ ही जो है शनिदेव, हनुमान जी, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी, गरुड़ व लोक देवता जैसे बाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपी चंद भर्तरी, इनको जो है कथानुसार कावड़ में चित्रित किया जाता है। अब देखो क्या आप जानते हैं, मतलब एक बात कही गई है कि गोड़लिया पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों को बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। यानी जो पशुओं के शरीर पर अलग अलग प्रकार की आकृतियों में बड़े जो कलात्मक दाग दिए जाते हैं, ये दाग जो है चुराए गए पशु की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए होते हैं। यानी अगर ये दाग क्यों किया जाता है कि जो चुराए गए पशु होते हैं उनकी शिनाख्त के लिए, तो सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना और दागने के निशान को गोड़लिया कहते हैं। यानी दागने क्रिया को अटेरना और दागने के निशान को क्या कहते हैं, गोड़लिया। पशुओं के ये चिन्ह कई जाति विशेष के, यानी ये पशुओं के चिन्ह कई जाति विशेष के, कई अंचल विशेष यानी क्षेत्र विशेष के, कई विशिष्ट राजघरानों के भी प्रतीक है। दागने के इन चिन्हों में जो है प्रकृति के अलग अलग उत्पादन हैं। धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, मानव आकृतियाँ भी होती हैं, अलग अलग कृषि उपकरण भी होते हैं, दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं उनको भी आंका जाता है। ये दाग जो है लोहे के सरिये से भी किए जाते हैं, मिट्टी के लकड़ी से भी किए जाते हैं, लोहे पित्तल के अक्ष से भी किए जाते हैं, और किसी विशेष वृक्ष की डाली को गर्म करके भी दागा जाता है। ये बात कही गई है सांझी कला में, डॉक्टर कहानी भानावत, पृष्ठ 18 पर। अब है मेहंदी। राजस्थान में जो है मेहंदी वो भी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियाँ एवं बालिकाएँ तुलिका से, यानी जो मतलब तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडी मारती है। यानी जो लकड़ी की जो होती है ना तुलिका, उससे बारीक मेहंदी की मांडी मारती है। शोधित व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। शोधित की और मालवा की जो मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह पर लगाई जाती है, सगाई पर है, बच्चे के जन्म पर है, अलग अलग पूजन स्थलों पर, शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विभिन्न प्रकार के अलंकरण भी बनाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की सजावटें की जाती है। इसमें दीपावली पर जैसे पान है, हथड़ी की भात है, शंख है, पगलिया लक्ष्मी जी के पैर है, सोलह दीपक है, सुदर्शन चक्र है। मकर संक्रांति को जैसे घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरियो, चीक पर, शादी पर तोरण, कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश आदि प्रमुख है। गोदना, शरीर को सज्जित करवाने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा विकास हुई है। शरीर को अच्छा बनाने के लिए गोदना गुदवाने की जो परंपरा विकास हुई है। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़े में एक पक्का निशान बनने जैसे गोदना कहते हैं। यानी जैसे मतलब टैटू टाइप होता है उस प्रकार से गोदना होता है। तो किसी तीखे औजार से जो है शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने को चमड़े पक्का निशान, इसको गोदना कहते हैं। आदिवासी लोग जो है गोदना गुदवाने का बचाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषण के अभाव में शरीर के अलग अलग रंगों पर ये गोदना गुदवाकर अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। जैसे स्त्रियाँ हैं ललाट पर जो चांद, तिलक और आड़ गुदवाती हैं, आँखों को तीर के समान पैनी दर्शाने तो नीचे की जो पलक है उसके साथ साड़ियाँ गुदवाती है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल, पत्तियाँ, वृक्ष, दैनिक काम व्यवस्था भी गुदवाई जाती है। फिर है कोठिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्माण की जाती है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें जो अनाज वगैरह रखने के लिए कोठियाँ बनाई जाती है। कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उसमें विभिन्न प्रकार की जो जाली है, झरोके हैं, कंगूरे हैं, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूंटे, मांडने उभारी जाती है। यानी जो कोठिया है ये चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाया जाता है। उसके ऊपर जो है अलग कई प्रकार की जाली है, कई झरोके हैं, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूंटे और मांडने भी बनाए जाते हैं। इन कोठे और कोठों में अन्य के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में अन्य व्यवस्था जैसे घी, दूध, दही आदि भी रखे जाते हैं। यानी जैसे मतलब अब तो ये इतनी कोठियाँ प्रसिद्ध नहीं, कई कई गाँव में आप देखोगे वहाँ पर ये जो कोठियाँ हैं वो है, वहाँ पर जो है आप
मतलब नाद रखते हैं, और कई कई लोग जो इसमें घी दूध और दही भी रखते हैं। फिर है व्हील। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीणों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। यानी जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ के जो गाँव है वहाँ पर व्हील रखने की परंपरा है। व्हील बांस की पतली पतली खपचियों के धागों से बांधकर घोड़े के लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यानी जो व्हील होती है ये पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की जो लीद होती है उससे मिली जो चिकनी मिट्टी है उससे बनाई जाती है। ये व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। यानी ये जो व्हील होती है अलग अलग प्रकार के खानों के लिए होते हैं। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें जो कई जो छोटे छोटे गवाक्स भी बनाए जाते हैं, जालियाँ और कंगोर बनाए जाते हैं। इस पर छोटे छोटे कांच भी चिपकाए जाते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं और बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण जो है व्हील आपको देखने को मिलते हैं। अंतिम जो हमारी कला है वो है कठपुतली। धागों की सहायता से जो काष्ठ से बनी पुतलियाँ यानी कठपुतली का जो कमाल है वो देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली जो है राजस्थानी की ही देन मानी जाती है। यानी जो धागा पुतली है कठपुतली की राजस्थानी देन मानी जाती है। सिंहासन बतेशी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों द्वारा गांव गांव और घर घर दिखाते जाते रहे हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर की भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में और विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका भी मचाया था। ठीक है, तो ये आज हमारा पाठ नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आ रहा है, पिछवाई चित्रांकन है वो किस चित्रशैली की विशेषता? तो पिछवाई चित्रांकन आपको पता है कहाँ की विशेषता है? नाथ द्वारा की। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ से सही हो जाएगा। जमनादास, छोटा लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला का किस शैली से संबंध है? यानी जमनादास, छोटे लाल और बक्साराम का नंदलाल का चित्र कौन सी चित्रकला से संबंध में? तो हम इसको देखेंगे, सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब चित्रशैली जो मैं मेवाड़ के अंदर मतलब जमनादास और इनका ध्यान रखना है कि ये जमनादास और इनके नाम कहाँ रहे। पहले में मेवाड़ में तो ये नहीं है जमनादास, और ये उदयपुर शैली में भी इनका नाम नहीं है। नाथद्वारा शैली में भी इनका नाम नहीं है। देवगढ़ शैली में नाम है क्या? नहीं है। मारवाड़ शैली में नहीं है। जोधपुर शैली में नहीं है। बीकानेर शैली में नहीं है। किशनगढ़ शैली में नहीं है। अजमेर शैली में नागौर उपशैली में नहीं है। आड़ोती शैली की बूंदी शैली में नहीं। कोट्टा शैली में नहीं। झालावाड़ शैली में नहीं। आमेर शैली में भी क्या नाम नहीं मिल रहा है। जयपुर शैली में यहाँ भी नहीं है। अलवर शैली में ये रहे जमनादास, छोटे लाल, बक्साराम, तो इनका संबंध है अलवर शैली से। तो उत्तर होगा उसका अलवर शैली। क्या उत्तर होगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा अलवर शैली, बी ऑप्शन सी। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार और चित्र और लघु चित्र बनते थे। तो इसका नाम तो है सूरत खाना। सूत्र खाना नहीं, सूरत खाना। तीसरा सही ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, पक्षियों का महत्व देने वाली चित्रशैली है। पक्षियों को ज़्यादा महत्व देने वाली जो चित्रशैली है वो है बूंदी चित्रशैली। अगला प्रश्न है, सांझी का संबंध किस देवी से है? तो हमने अभी पढ़ा था पार्वती देवी से है। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो फड़ वाचन का कार्य भोपे करते हैं। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र क्या है? कावड़। 8वीं के अंदर ब। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? ये हैं भीलवाड़ा के। ए ऑप्शन सही होगा। सोजत किस किले प्रसिद्ध है? तो 10वीं का उत्तर होगा द मेहंदी। इसमें पहले बहुत पूछा गया चित्रशाला का परिचय दीजिए। तो चित्रशाला जो है हमें इसका परिचय देना है। वो चित्रशाला कहाँ मिलेगी? चित्रशाला का परिचय दीजिए। चित्रशाला जो है बूंदी शैली में है।
चित्रशाला का परिचय दीजिए। हाँ ये रहा, यहाँ से आप कर सकते हो कि चित्रकला की जो बुंदी शैली है इसमें लघु चित्र मदन चित्र संग्राम में राव चित्रशाल सिंह ने रंग महल बनवाया था। और चित्रशाला का निर्माण जो है राव उमेद सिंह के समय हुआ था। चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ था? राव उमेद सिंह के समय। ठीक है, तो इसका उत्तर आप ये कर दोगे। अगला जो उसका प्रश्न है वो है बूंदी शैली की कोई दो विशेषता बताइए। तो बूंदी शैली की कोई भी दो विशेषताएं, आप बूंदी शैली जो है पूरी बड़ी है, इसके अंदर से आप कोई भी दो विशेषता लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बूंदी शैली की ये विशेषता है, जैसे बूंदी शैली के अंदर एक तो पशु पक्षियों के चित्र जो है बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए थे। और आपके कौन कौन से जो रंग है, मतलब इसके अंदर किस प्रकार के जो चित्र बनाए गए थे, ये आप इसके अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको इसका उत्तर दे सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से थे? तो राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ तो है वो है मेवाड़ का जो है ये वो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ यही है मेवाड़ का जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ मिला था 1260 में, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी, यही सबसे प्राचीन ग्रंथ है राजस्थान का भी। वैसे ये भी है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है 1060 में रचित ओद निर्युक्त वर्ती एवं दास बेगल का सूत्र चूर्णी जैसलमेर में। हाँ ये है इसका उत्तर। इसका उत्तर आप वो ये बताना है। अगला जो प्रश्न है वो है नासिरुद्दीन कौन था? नासिरुद्दीन कौन था? ये में आपको नासिरुद्दीन जो है एक चित्रकार था, और ये आपको मिलेगा मेवाड़ शैली में। उदयपुर शैली में। नाथद्वारा शैली में नासिरुद्दीन। देवगढ़ शैली में भी नहीं है। मारवाड़ में नासिरुद्दीन। जोधपुर शैली में नासिरुद्दीन। बीकानेर शैली में नासिरुद्दीन है। अजमेर शैली में नासिरुद्दीन। कोटा शैली में नासिरुद्दीन। झालावाड़ ढूंढाड़ शैली नासिरुद्दीन। ये भी एक चित्रकार था, लेकिन कौन सी चित्रशैली का है ये भी मुझे दिखा नहीं है। आप इसका उत्तर देख लेना और लिख लेना कौन सी चित्रशैली का है। अगला प्रश्न है पिछवाइयों से आप क्या समझते हैं? तो ये तो आपको नाथद्वारा वाली जो पिछवाइयाँ हैं वहाँ पर मिलेगी। लेकिन पिछवाइयाँ से आप क्या समझते हैं कि 18वीं सदी में जो श्रीनाथ जी के पीछे सजा के लिए बड़े कपड़े के ऊपर पर्दे बनाए जाते हैं उनको पिछवाइयों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो सुमेलित यानी मिलान करने वाला है। क्या क्या मिलाना है हमको देख लेते हैं। अगले प्रश्न में मिलाना है
कि पानी, पानों का जो आप संबंध करोगे, ये तो देखो इसमें मैं तीर को ले लेता हूँ, तो पानी जो हो जाएंगे कपड़े से, तेरा कपड़ा, पानी तो कपड़ों से बनते हैं। फड़ हो जाएगी कागज से संबंध है, सॉरी एक मिनट, जो पाने हैं इनका संबंध है कागज से, ये कागज से, और फड़ का संबंध है कपड़े से, ठीक है। मांडणों का संबंध है रंग से, और कावड़ का संबंध है लकड़ी से। इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगी। सांझी पूजा किस समय की जाती है? तो सांझी पूजा दशहरे से पूर्व श्राद्ध के समय की जाती है। गोडलिया से आप क्या समझते हैं? तो गोडलिया तो अभी आया था। गोडलिया जो होता है वो किसी पशु पक्षी को दागने के जो निशान होता है उसको गोडलिया कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको, सराया से आप क्या समझते हैं? सराया, सराया सराया ये भी आया था, सांझी में आया था सराया। सराया से आप क्या समझते हैं? ये आया था कहीं तो, कहीं तो आया था ये सराया। ध्यान में नहीं आ रही है, बाद में इसको देखेंगे। मांडना के 4 विषयों के नाम लिखें, यानी मांडना और 4 विषयों के कोई भी आप नाम लिख सकते हो। जैसे विवाह के अवसर के विवाह पर, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी पर, स्वास्थ्य गलीचा आदि, ये सब है। ये सराया भी यहाँ से यही था कहीं, सराया, सराया बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है वो है, सांझी पूजा कितने दिनों तक की जाती है? तो सांझी पूजा 15 दिनों तक की जाती है। पानी क्या है? तो पानी तो आपको सीधे ही आपको उत्तर दे देना है कि पानी क्या है, कि अलग अलग उत्सवों त्योहारों पर देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं उनको पानी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किसके उपयोग में आती है? तो ग्रामीण अंचल में जो कोठियाँ है ये भंडारण के उपयोग में भी आती है, मतलब अनाज रखने के तरह। इसके अंदर घी, दूध, दही आदि भी रखे जाते हैं। लघुरात्मक प्रश्न, किस गणित चित्रशैली की 2 विशेषताएं लिखनी है? तो किस गणित चित्रशैली, इसके अंदर आप 2 मुख्य विशेषताएं लिख सकते हैं। उसके बाद है नाथ द्वारा चित्रशैली विशेषता, तो चित्रशैली विशेषता लिखते हैं। राजस्थानी चित्रशैली विभिन्न शैलियों पर करनी, तो शुरुआत में उतरे मेवाड़, मारवाड़, वो चित्रशैली माटी के वो लिखनी है। राजस्थान चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं, तो वहीं पर प्रमुख विशेषताएं आपको दिखी गई है शैलियों के नीचे। कठपुतली कला पर एक संक्षिप्त, तो ये देखिए लास्ट में ये जो कठपुतली कला है इस पर आप उत्तर दे सकते हैं। निबंधात्मक या राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों की विशेषताओं वर्णन कीजिए, तो अलग अलग शैलियाँ, जैसे मेवाड़ शैली की कुछ विशेषताएं ले ली, उसके बाद नाथ द्वारा की इन पर। चित्रकला की मारवाड़ स्कूल पर एक आलेख लिखिए, तो मारवाड़ स्कूल जो है इसके अंदर मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर और 1-2 शैलियाँ आपको लिखनी है। फड़ कला पर एक लेख लिखिए, तो फड़ कला जो है, फड़ कला क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर प्रश्न जो फड़ कला दी हुई है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा फड़ के बारे में, ठीक है। और लास्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि कावड़ के विभिन्न विषयों को लेकर लेके, तो कावड़ के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ये कि कावड़ के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो पाठ है वो कंप्लीट हो गए और प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। कल से हम नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।